तो अब बात करेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स की, जो कि पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में हैं। कहीं कहीं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट गई थी, जिसको हम मिसलेनियस टॉपिक के अंदर देखेंगे। ये ऐसा टॉपिक होगा बिकॉज ये जो सीरीज़ है, इसको आप हर तरह के क्वेश्चंस, हर चीज़, हर टॉपिक कवर हुआ यहाँ पे। इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो कि आ जाए, बिकॉज हर एक नुक्स एंड कॉर्नर्स यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस हैं, हर तरह के क्वेश्चंस हैं। सो मिसलेनियस टॉपिक से क्वेश्चन कवर करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मिसलेनियस टॉपिक मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछ रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या एन आर्म्स एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बात करनी है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज मेड ऑल पावरफुल एंड नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट हिज एक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर सबसे जो पावर दी गई थी, किसको दी गई थी भाई? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई थी। और इसके पावर, इसके जो वर्डिक्ट है, इसके खिलाफ आप क्या नहीं कर सकते? अपील नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही बात है। एंड इसको कब पास किया गया था? लिटन के समय। लिटन खराब आदमी था, बिकॉज लिटन मतलब लोटा, लोटा मतलब खराब। ठीक है, तो लिटन खराब आदमी थे, इसने खराब नियम बनाए थे भाई। इट वॉज निक नेम्ड एज द गैगिंग एक्ट। बिल्कुल सही बात है। इसको गैगिंग एक्ट क्यों बोला? बिकॉज है ना, फाइनल है भाई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो पावर, जो फाइनल वर्डिक्ट है वो फाइनल है, इसको चैलेंज नहीं कर सकते प्रकार से आप, है ना, आपके पास कोई उपाय ही नहीं है यहाँ पे। सोम प्रकाश turned overnight into a English newspaper to escape vernacular press act। ना भाई ना, जो अमृत बाजार पत्रिका था, जो कि पहले, है ना, पहले किसी और भाषा में आता था, उसको अब किस में कन्वर्ट कर दिया गया, है ना, वो इंग्लिश में हो गया। बिकॉज ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना, वो वर्नाकुलर जो न्यूज़पेपर थे उनके ऊपर फाइन लगाता था। सो उसको देखते हुए हमारे पास नॉट सोम प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, रातों रात ये इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गया। ओके, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 2, आंसर हो जाएगा ए। और लेटर इसको कौन रिपील किसने कर दिया भाई? जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इसको रिपील किसने किया? अच्छा आदमी। अच्छा आदमी कौन था भाई? रिपन। 1881 में इसको रिपील कर दिया गया इसके द्वारा। ये बंगाली में पहले पब्लिश होता था, जो अमृत बाजार पत्रिका था बंगाली में पब्लिश होता था, फिर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूटेड विद द टेन्योर ऑफ वारन हेस्टिंग। हमको बात किसकी करनी है? वारन हेस्टिंग की बात करनी है। इनका टेन्योर क्या था भाई? वारन हेस्टिंग इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना, 1773 से लेकर 1785 तक ये गवर्नर जनरल थे। कोडिफाइड द लॉ एंड सेपरेटेड द रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। क्या ये स्टेटमेंट सही बात है भाई? देखो भाई, जो फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई द लॉ वो कौन थे भाई? कॉर्नवालिस थे। इन्होंने लॉ क्या कर दिया? कोडिफाइड कर दिया इन 1793, नॉट वारन हेस्टिंग। ठीक है ना। एंड ये जो कोडिफाई किया ना वारन हेस्टिंग, मतलब जो कॉर्नवालिस ने, एंड उसमें क्या हुआ? कोडिफाई मतलब क्या समझते हैं कि जो रिवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन था और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था, दोनों को अलग अलग किया। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। इंट्रोड्यूस ड्यूअल सिस्टम और ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, या फिर ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। देखो भाई, जो ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल सिस्टम था वो ख़त्म हो गया, है ना। ख़त्म हो गया कब? बिकॉज ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने क्या किया? जो ड्यूअल गवर्नमेंट था उसको क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। तो इंट्रोड्यूस बोल रहा, गलत बोल रहा भाई। फाउंडेड द कलकत्ता मदरसा। ठीक है, कलकत्ता मदरसा कब बना था भाई? 1781 में बना था ये। ठीक है, और ये उस समय वारन हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा C3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग मूवमेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमको बात किसी करनी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है भाई। एका मूवमेंट, ठीक है ना, एका मूवमेंट जो था, एका मतलब यूनिटी की बात हो रही है ना, 1921 में लॉन्च हुआ था भाई ये। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे रीजन जैसे कि हाई रेंट हो गया, है ना। और एका मूवमेंट के जो हेड थे वो कौन थे भाई? मद्रासी पसी। एका मतलब यूनिटी मूवमेंट एक प्रकार से। तिभागा मूवमेंट तो बच्चे बच्चे को पता था भाई, 1946 का में आज़ादी के समय। तो आपने देखा होगा जो चित्तगोंग आर्मी रेड वाला जो पिक्चर है,
उसमें भी बताया गया। तिभागा मूवमेंट में क्या था, 1/3 जो था ना, यूपीएससी में भी पूछा गया है, 1/3 जो था उसमें टैक्स देना पड़ता था, 1/3 का, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था यार, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे, है ना, लेड कर रहे थे इसको। एंड इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था, 1859 में। हमको अरेंज कैसे करना है भाई, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो क्या होगा, इंडिगो रिवोल्ट 1859 में 4, इंडिगो रिवोल्ट के बाद एका मूवमेंट 1921 में, उसके बाद बारडोली सत्याग्रह एंड द लास्ट में तिभागा मूवमेंट। तो आंसर हो जाएगा सी, है ना, 4132। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891 इज करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट की बात करनी है। इंडियन फैक्ट्री एक्ट के बारे में हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो कि 1891 में आया था उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। इट इंक्रीज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर चिल्ड्रन, बिल्कुल सही बात है। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट जो कि पहले कितना था भाई, 7 to 9 ईयर्स था, है ना। मतलब पहले जो था मिनिमम एज था 1 था, उसको 7 किस में कर दिया, 9 ईयर में कर दिया। मिनिमम एज पहले 7 था और मैक्सिमम एज को क्या इंक्रीज कर दिया, मैक्सिमम एज को कितना कर दिया, 14 ईयर। एंड जो मैक्सिमम वर्किंग आवर था उसको भी यहाँ पे कितना कर दिया इसने, 7 आवर कर दिया चिल्ड्रंस के लिए। फिक्सिंग मैक्सिमम वर्किंग आवर फॉर मैन एट 12 आवर पर डे, ना भाई ना, जो वर्किंग आवर था ना मैन, उसको रेगुलेट नहीं किया गया, बट वुमेन के लिए 11 आवर कर दिया गया, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइडेड अ वीकली हॉलीडे टू वुमेन एंड चिल्ड्रन ओनली, क्या स्टेटमेंट सही है भाई, ना भाई ना, वीकली हॉलीडे टू दी ऑल दी वर्कर्स। जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 आया था उसने सारे के सारे फैक्टर्स को, सारे वर्कर्स को वीकली हॉलीडे देना चालू किया भाई, नॉट ओनली दी चिल्ड्रंस एंड वुमेन। तो आंसर जाएगा 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। हमको बात किसकी करनी है भाई, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की बात करनी है। फाउंडेड बाय एम.जी. रनाडे, क्या इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस को एम.जी. रनाडे और रघुनाथ राव ने मिल के स्टार्ट किया था भाई, बिल्कुल सही बात है। इट वॉज कॉल्ड द सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ INC, बिल्कुल सही बात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सोशल रिफॉर्म सेल कहलाता था जो हमारे पास इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है वो। इट लॉन्च द प्लेज मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने क्या किया, चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने के लिए एक प्लेज मूवमेंट लॉन्च किया था यार। एंड द कॉन्फ्रेंस मेट बाई एनुअली टू द प्रोसीडिंग ईयर INC सेशन वेन्यू, नो, ये हर साल एनुअली मीट करता था, नॉट बाई एनुअली, हर 2 साल में नहीं, हर साल मीट करता था, ठीक है। सो करेक्ट हमसे पूछा कट जाएगा B 1 2 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद रेफरेंस टू द लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823, हमको बात किसकी करनी है, लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 की बात करनी है, ओके। लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विलियम बेंडिक्ट पास दिस एक्ट टू रिवर्स द रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड बाय लॉर्ड हास्टिंग। जो लॉर्ड हास्टिंग थे, है ना, उन्होंने जो रिलैक्सेशन दिया था उसको रिवर्स करने के लिए ये एक्ट आया था क्या, बिल्कुल रिवर्स करने के लिए तो आया था, बट इसको विलियम बेंटिक ने पास नहीं किया था, इसको जॉन एडम ने पास किया था, ओके। जो लाइसेंसिंग एक्ट है उसमें स्ट्रिंजेंट, है ना, हमारे पास स्ट्रिंजेंट यहाँ पे जो रिलैक्सेशन था उसको एक तरह से रिवर्स किया, मतलब एक स्ट्रिंजेंट एक्ट बनाइए जो लाइसेंसिंग एक्ट था वो। द गवर्नमेंट हैड द राइट टू कैंसल एनी लाइसेंस, बिल्कुल सही बात है ना, एक तरह से ये मोर स्ट्रिंजेंट हो गया यार। सो गवर्नमेंट कोई सा भी लाइसेंस कैंसिल कर सकता है अंडर द लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1823, ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द पब्लिकेशन ऑफ मिरातुल अखबार वॉज सीज ड्यू टू दिस एक्ट, बिल्कुल सही बात है। जो मिरातुल अखबार जो कि पर्शियन लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता था, है ना, मिरातुल अखबार को लिखने वाले आदमी कौन थे, राजा राम मोहन रॉय थे, ठीक है। ये पहली बार, है ना, ये जो कि हमारे पास 1882 में इनको स्टार्ट किया था इस मिरातुल अखबार को, है ना, ये पर्शियन में लिखते थे इसको, ठीक है। पहली बार इसको सीज कर दिया गया अंडर दिस लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा B C 2 and 3 ओनली, ओके। 6 का आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 7 है,
विथ रेफरेंस टू दी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या बोलता है कि बड़े बड़े जो अपर कास्ट है फिर जो अमीर है उनको पढ़ाओ, छोटे छोटे जो गरीब हैं है ना पिछड़े वर्ग है वो धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर जाएंगे, ये बोलता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो हमको बताना है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में। इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड मैकॉले बाय ओके, इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड मैकॉले फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। क्या लॉर्ड मैकॉले ने इसको स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था? बिल्कुल सही बात है ना, बिकॉज मैकालो मिनट्स है ना इसको बोलते हैं। हमें सबसे बड़ा ये इंग्लिश एजुकेशन के लिए जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल था ये मैकॉले ही था, है ना। तो इन्होंने ही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी एक तरह से बनाया था। द थ्योरी एडवोकेटेड टू एजुकेट ईच एंड एवरी वन इन द कंट्री स्पेशली द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द पॉपुलेशन। ना भाई ना, ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है वो बोलता है कि हायर क्लासेस को आप पढ़ाओ, हायर क्लासेस को पढ़ाओ किसी भी सोसाइटी में, और धीरे धीरे है ना अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी फॉर द ग्रास रूट लेवल, ऐसा बोलता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है ना। मैकॉले मिनट्स से ये आया, मैकॉले मिनट्स जिसको हम बोलते हैं, मैकॉले मिनट्स ऑफ 1835। हमसे क्या पूछा गया, करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू हमसे पूछा गया है रिगार्डिंग द अर्ली ब्रिटिश एफर्ट टुवर्ड द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया की बात करनी कि अब ब्रिटिश ने क्या क्या एफर्ट लिए थे एजुकेशन सिस्टम के लिए, वो हमको बताना है। वारन हेस्टिंग फाउंडेड दी कलकत्ता मदरसा, मैंने बोला था भाई, अभी भी बताया था 1783 में कलकत्ता मदरसा बना था वारन हेस्टिंग के समय। वारन हेस्टिंग कब से कब तक गवर्नर जनरल थे, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई, 1773 से लेकर 1785 तक। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। संस्कृत कॉलेज वॉज फाउंडेड इन बनारस बाय जोनाथन डिकन्स। बिल्कुल, सब चीज़ भूल जाओ, सब चीज़ भूल जाओ, संस्कृत कॉलेज किसने बनाया था ये नहीं भूलना भाई, जोनाथन डिकन्स ने बनाया था। ठीक है। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज थ्रू द वर्नाकुलर स्कूल। बिल्कुल सही बात है ना। वर्नाकुलर स्कूल से जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनके एजुकेशन को बढ़ाना है। तो आज जितने भी हमारे देश में जितने भी बोले तो क्रिश्चियन कॉलेजेस हैं, जितने भी चल रहे हैं, सब इसी की वजह से चल रहे हैं भाई। ये जो है ना, जो ब्रिटिश का जो एफर्ट था एजुकेशन सिस्टम के, बोले क्रिश्चियन मिशनरीज एक तरह से क्रिश्चियनिटी भी फैलाएंगे, एजुकेशन भी फैलाएंगे एजुकेशन के नाम पे, ऐसा मानना है इनका। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा सब, आंसर हो जाएगा डी। 8 का क्या हो जाएगा आंसर, डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है विथ रेफरेंस टू द लिटरेरी एंड रिलेटेड वर्क्स डन बाय द अर्ली ब्रिटिशर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसी करनी है लिटरेरी वर्क जो कि ब्रिटिशर्स ने किए हैं, अर्ली ब्रिटिशर्स ने, वो हमको बताना है। एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय विलियम जोन्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। जो एशियाटिक सोसाइटी था बंगाल का, वो 1784 में विलियम जोन्स ने बनाया था। बिल्कुल सही बात है ना। बाद में इन्होंने क्या किया, इसी स्कूल में क्या हुआ, जो शकुंतला है, गीता गोविंदा है, जो मनु है, उसको है ना रीजनल भाषा में संस्कृत से किस में कन्वर्ट किया गया है ना, संस्कृत से इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया एशियाटिक सोसाइटी में, जो कि बंगाल के अंदर बना था। याद रखना, ये कहाँ बना था, बंगाल के अंदर बना था। जोनाथन डिकन्स ने बनाया था, सॉरी जोनाथन डिकन्स ने तो बनारस के अंदर हिंदू कॉलेज बनाया था। एशियाटिक सोसाइटी जो है विलियम जोन्स ने बनाया था। जेम्स परसेप्स जेम्स प्रिंसेप ट्रांसलेटेड द भगवद गीता एंड हिटोपोडेसा इन इंग्लिश। क्या स्टेटमेंट सही बात है यार? नो, नॉट जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किन ने क्या किया था, चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया था, भगवद गीता और हिस्टोपोडेसा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, है ना। हु वाज जेम्स प्रिंसेप देन? जेम्स प्रिंसेप वो आदमी थे जिसने क्या किया, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था ना, किसके अंदर, एम्परर अशोका के जो स्क्रिप्ट थे उसके अंदर, उसको पहली बार क्या किया था, इंटरप्रेट किया था। जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था, जेम्स प्रिंसेप ने अशोकन पिलर को क्या किया था, यहाँ पे इंटरप्रेट किया था। ओके, जेम्स प्रिंसेप इंटरप्रेटेड द अशोकन स्क्रिप्ट। ओके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंडेड बाय दी अलेक्जेंडर कनिंगम। बिल्कुल सही बात है, अलेक्जेंडर कनिंगम ने क्या किया, 1861 के अंदर हमारे पास क्या बनाया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया था। कोलिन मैकेंजी वॉज मेड द फर्स्ट सर्वे और जनरल ऑफ इंडिया टू हेल्प कंसोलिडेट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन मैपिंग एंड सर्विंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोलिन मैकेंजी, बिल्कुल सही बात है यार। जो कोलिन मैकेंजी थे उनको अपॉइंट किया गया कि वो क्या करें, सर्वे करें, है ना। और उसके बाद इसको देखते हुए यहाँ पे ज्योग्राफिकल मैप ऑफ साउथ इंडिया बना था,
ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1, 3, 4, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है द बंगाल जुडिक्चर एक्ट ऑफ 1781 वॉज रिलेटेड टू। तो हमको बात किसी करनी है, बंगाल जुडिक्चर एक्ट की बात करनी है जो कि 1781 में पब्लिश हुआ था। किसके साथ रिलेटेड है ये हमको बताना है। तो इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू द पावर डिवीजन बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, तो बंगाल जुडिक्चर जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है ये, है ना, किसका कितना दायरा है, सुप्रीम कोर्ट का कितना दायरा है, गवर्नर जनरल कितना दायरा है, उसके बारे में बात कर रहा था। ये 1781 में आया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। हमको बात किसी करनी है, राइज एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट की बात करनी है। आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 एंड इम्पैक्ट ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, राइज एंड द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ठीक है ना, तो जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था और जो इम्पैक्ट था रशियन रिवॉल्यूशन का, उसके वजह से इसको बढ़ावा मिला था। बिल्कुल सही बात है यार। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड बाय एन.एम. जोशी। क्या एन.एम. जोशी ने ऑर्गेनाइज किया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? बिल्कुल सही बात है। इन 1920 वॉज द फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑफ मॉडर्न टाइप इन इंडिया। की ये पहला ट्रेड यूनियन था भाई ना, भाई पहला जो ट्रेड यूनियन था वो मद्रास लेबर यूनियन था। ठीक है ना, मद्रास लेबर यूनियन वॉज द फर्स्ट लेबर यूनियन जो कि 1918 में बना था। ठीक है, सो सेकंड इज इन करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है विच अमंग द फॉलोइंग रिलेट्स टू कास्ट मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, इनमें से कौन कौन से कास्ट मूवमेंट से रिलेटेड हैं ये हमसे पूछा गया है। एशावा मूवमेंट, जो एशावा मूवमेंट है क्या ये कास्ट से रिलेटेड है? भाई बिल्कुल सही बात है, बिकॉज यहाँ पे श्री, है ना, जो नारायण गुरु थे उन्होंने क्या किया था, परिपालन योगम स्टार्ट किया था। है ना, एक कम्युनिटी है एशावा जो कि जिनको अनटचेबल्स माना जाता था, तो नारायण गुरु ने यहाँ पे इनके खिलाफ, श्री नारायण गुरु ने क्या किया था, एक परिपालन धर्म परिपालन योगम स्टार्ट किया था। धर्म परिपालन युगम, सो इट इज़ अ कास्ट मूवमेंट, है ना। नदर मूवमेंट क्या एक कास्ट मूवमेंट है? भाई बिल्कुल सही बात है, नदर मूवमेंट एक कास्ट मूवमेंट है जो कि अनटचेबल, जो कि टूडी टैपर्स हैं तमिलनाडु के अंदर, उनके द्वारा यहाँ पे ये किया जाता था, किया गया, है ना। महार मूवमेंट है तो बच्चे बच्चे को पता होगा यार, है ना, अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था इसको। एंड पबना मूवमेंट, भाई पबना एक पीजेंट अपराइजिंग है यार। कबीरतास मूवमेंट, यस बिल्कुल सही बात है, जो कबीरतास थे, है ना, कहाँ के, मिदनापुर, बंगाल से बिलोंग करते थे, लोअर कास्ट के थे, है ना, इकोनॉमिकली, है ना, उतने अच्छे भी नहीं थे, बट हाँ इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, सो इट इज़ ऑल्सो अ कास्ट मूवमेंट। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 5, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द लिमिटेशन ऑफ द पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। हमको बात किसकी करनी है, लिमिटेशन की बात करनी है। भाई किसकी लिमिटेशन की बात करनी है, पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन की, है ना, जो कि 1925 से 1947 तक देखने को मिला। दे वेर बेसिकली एग्रीगेरियन एजिटेशन टर्न्ड इनटू नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये एग्रीगेरियन एग्रीगेशन थे, बिल्कुल सही बात है, पीजेंट्स के कल्मिनेशन थे, वो बाद में नेशनलिस्ट मूवमेंट में तब्दील हो गए। बिल्कुल सही बात है यार। मेनली रीजनल मेनली रीजनल इन आउटलुक विथ नो पैन इंडिया प्रेजेंस। बिल्कुल सही बात है, छोटे छोटे रीजन्स में, ये आइसोलेटेड रीजन्स में देखने को मिले, पैन इंडिया प्रेजेंस तो नहीं था यार। द आइडियोलॉजीज ऑफ पीजेंट वेर फोकस्ड ऑन द सिंगल आइडियोलॉजी। ना भाई बहुत सारे डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी, कभी कभी मार्क्सिज्म तो कभी कभी लेनिज्म तो कभी कुछ और, ठीक है, कभी गांधीज्म तो कुछ और, तो ये हमारे पास सिंगल आइडियोलॉजी के अंदर बेस नहीं था यार। कन्फ्यूजन इन डिफाइनिंग बेसिक एग्रीगेरियन प्रॉब्लम्स एंड आइडियोलॉजीज फॉर अ मूवमेंट टू स्टार्ट। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे इनके अंदर कि कौन कौन से एग्रीगेरियन प्रॉब्लम्स हमारे बेसिक चीज़ होगी, कौन कौन सी आइडियोलॉजी हमारी रहेगी, तो ये सही है भाई। तो 1, 2, 4 इज करेक्ट। हमसे क्या पूछा गया, करेक्ट पूछा गया 1, 2, 4, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सर तेज बहादुर सप्रू। हमको बात किसकी करनी है, इंपॉर्टेंट लीडर की बात करनी है। तेज बहादुर सप्रू के साथ कौन कौन सी चीज़ें रिलेटेड है यहाँ पे। मेंबर ऑफ द प्रीवी काउंसिल इन लंडन, बिल्कुल सही बात है ना, जो प्रीवी काउंसिल थे उसके मेंबर थे भाई, 1934 में जो काउंसिल हुआ था। कमेटी टू रिव्यू दी वर्किंग ऑफ प्रेस लॉ इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है, जो प्रेस लॉ के वर्किंग के लिए जो कमेटी बनी थी, है ना, प्रेस लॉ के वर्किंग के लिए जो कमेटी बनी थी 1921 में, उसके भी एक मेंबर थे तेज बहादुर सप्रू। डिफेंडिंग दी INA ट्रायल एज लॉयर फॉर दी कैप्चर सोल्जर, बिल्कुल सही बात है, जो INA ट्रायल्स हुए थे 1946 के अंदर, उसको वहाँ पे एक लॉयर के तौर पे यहाँ पे इन्होंने डिफेंड किया था।
और बिल्कुल सही बात है यार, पहले लॉ मिनिस्टर थे हमारे पास, एक लॉ एक्सपर्ट थे यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की बात है तो इनको भी यहाँ पे शामिल किया गया था एज ए लीगल एक्सपर्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया, कर तो सब है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंसरशिप एक्ट ऑफ 1799। जो सेंसरशिप एक्ट आया था 1799 में, उसके बारे में हमको बताना है। मैजिस्ट्रेट टू एंटर अ बॉन्ड विद द प्रिंटर ऑफ द न्यूज़पेपर। देखो भाई, ये जो मैजिस्ट्रेट है वो बॉन्ड के साथ एंटर करेगा, ये सेंसरशिप एक्ट में नहीं था, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रोविजन है ये, जो कि 1878 में आया था। ठीक है, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। द न्यूज़पेपर शुड प्रिंट द नेम ऑफ द प्रिंटर, एडिटर, प्रोप्राइटर ऑन ईच इशू। बिल्कुल सही बात है, जो सेंसरशिप एक्ट है वो ये बोलता है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रिंटर है, जो राइटर है, सॉरी जो एडिटर है, जो प्रोप्राइटर, उसका है ना नाम लिखना पड़ेगा। लॉर्ड हेडिंग एबॉलिश दिस एक्ट। लॉर्ड हेडिंग अच्छा आदमी था, बिल्कुल सही बात है यार, लॉर्ड हेडिंग ने इस सेंसरशिप एक्ट को हटा दिया। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसको इंट्रोड्यूस करने वाला जो आदमी था वो वेलेस्ली था, है ना। 1807 में इसने क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस किया था, बट बाद में इसको एबोलिश किसने कर दिया, लॉर्ड हेडिंग ने। इनका जो टेन्योर है वो इंपॉर्टेंट है, 1813 से 1823 तक, 10 साल। करेक्ट हमसे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल के टेन्योर हमको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज वो पूछ लेता है भाई कहाँ से उस समय गवर्नर, कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट बता देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इशू बता देगा, कुछ इंपॉर्टेंट उस समय चीज़ें हुई थी उसके बारे में पूछ देगा, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे ये बता पूछ देता है, कभी वही यूएसए से इस तरह से क्वेश्चन भी पूछती है। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा C 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 है, जस्टिस मिलर कमिटी वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। जस्टिस मिलर कमिटी क्यों बनाया गया था, ये हमसे पूछा गया है, किस एस्पेक्ट के साथ ये रिलेटेड है भाई। सो कमिटी ऑन बैकवर्ड कास्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है ना, तो ये जस्टिस मिलर कमेटी जो था वो बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन की बात करने के लिए था भाई। ये 1919 में हमारे पास ये बना था। क्वेश्चन 17 है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड फाउंडर्स। ठीक है, सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग के फाउंडर कौन थे, ये तो बहुत बार देख लिया भाई हमने। सोशल सर्विस लीग के फाउंडर कौन थे यार, राधा कांत देव, है ना। राधा कांत देव वॉज द फाउंडर ऑफ सोशल, हाँ ना भाई ना, नारायण मल्हार जोशी थे। सोशल सर्विस लीग के फाउंडर कौन थे, नारायण मल्हार जोशी। कब बना था, 1911 में। डेट भी इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, भारत स्त्री महामंडल। भारत स्त्री महामंडल को किसने बनाया था, सरला देवी चंदुरानी ने। ठीक है, ठीक है, सो ए का डी, 2 का सी, आंसर हो जाएगा बी। 3 है सेवा सदन। सेवा सदन को स्टार्ट किसने किया था, बिकाजी मालाबारी ने और बहराम जी आर मालाबारी ने। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी तो बच्चों को पता है भाई, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने खोला था, बाद में यही स्वराज पार्टी स्वराज्य सभा में कन्वर्ट हो गया सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। और धर्म सभा तो बनाने वाले कौन थे, धर्म सभा इस फाउंडर थे राधा कांत देव। ठीक है, 1930 में धर्म सभा बना था राधा कांत देव के अंदर, सॉरी 1830 में। एंड गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी कब बनाया था, 1905 में। ठीक है, सेवा सदन तो बहराम जी आर मालाबारी ने कब बनाया था, 1885 में, जिस समय हमारे पास INC बना था, सेम सिचुएशन। एंड भारत स्त्री महामंडल को सरला देवी चंदुरानी ने 1910 में बनाया था यार। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल सर्विस लीग एक बार फिर से रिवाइज कर लो, सोशल सर्विस लीग किसने बनाया था, है ना, मल्हार जोशी। भारत स्त्री महामंडल चंदुरानी, सेवा सदन मलाबारी नहीं, मल्हार जोशी का मलाबारी जो है सेवा सदन के लिए थे। उसके बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, धर्म सभा राधा कांत देव। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ फेमाइन कमीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो इनमें से कौन कौन सा फेमाइन कमीशन के, बहुत सारे अकाल आए थे यार, बहुत सारे फेमाइन्स आए थे, तो बहुत सारे कमीशंस बनाए गए थे। एक तो कैंपेल कमीशन जो था वो फेमाइन जो 1865-66 में हुआ था यार, उसको देखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, एक तो हमारे पास स्ट्रेचे कमीशन था, स्ट्रेचे कमीशन जो था वो बनाया गया था 1880 में, जो हमारे पास फेमाइन को फाइट करने के लिए मेजर्स बताओ बोल के लिटन के द्वारा। और उसके बाद हमारे पास एक और है मैकडोनल्ड कमीशन, है ना। मैकडोनल्ड कमीशन को 1901 में
1901 में बनाया था किसने, हमारे पास कर्जन ने, ठीक है, फेमाइन के बारे में ना। सैडलर कमीशन जो है, सैडलर है वो है ना रिफॉर्म्स यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में रिफॉर्म्स लाने के लिए बनाया गया था। एंड फुलर कमीशन को हमारे पास करेंसी रिलेटेड सिचुएशन को देखने के लिए बनाया गया था। करेक्ट हमसे पूछा गया है ना, कभी कभी क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है, इसीलिए डेट इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। तो करेक्ट हो जाएगा बी 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी रिलेटेड टू इट। फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल एसोसिएशन, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन के फाउंडर याद होना ही चाहिए भाई, कौन थे भाई, मैरी कारपेंटर, है ना। वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन कंडीशन एंड स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड रोड द बायोग्राफी ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय की बायोग्राफी लिखने वाले कौन थे, है ना, हमारे पास मैरी कारपेंटर। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय की बात करनी है। इट वाज अंडर द लॉर्ड मेयो दैट द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है भाई, फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, 1872 में हुआ था। उस समय लॉर्ड मेयो यहाँ पे हमारे पास वाइसरॉय थे। द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस वाज फॉर्म ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन। भाई स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस किसने स्टार्ट किया था, हमने क्वेश्चन में देखा था पिछले बार, है ना, लिटन ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। लिटन ने स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, सिविल सर्विसेज सबसे पहली बार कॉन्सेप्ट किसने दिया था यहाँ पे सिविल सर्विस बनाने का, कॉर्नवालिस ने। बट जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस है, एसएल के साथ याद रखना, एसएल मतलब एसएलआर वाला एसएल, ठीक है, एसएलआर मतलब एसएल। तो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस को बनाने वाले थे लिटन, है ना। कब बनाया था, 1879 में। ऑन हिज ऑफिशियल विजिट टू पोर्ट ब्लेयर लॉर्ड मेयो वॉज असैसिनेटेड। बिल्कुल सही बात है, जब वो पोर्ट ब्लेयर गए थे तो लॉर्ड मेयो क्या कर दिया गया था, है ना, असैसिनेट किया गया था। द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर, पहले ऐसे पहले वाइस जिनको मार दिया गया है ना उनके टेन्योर के समय। द सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम वॉज गिवन ड्यूरिंग दी टेन्योर ऑफ लॉर्ड मिंटो टू। बिल्कुल सही बात है, जो लॉर्ड मिंटो थे, है ना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वाले, 1905 से 1909 तक थे। और इसी समय 1909 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1999 का, जिसको हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, उसी में सेपरेट इलेक्टेड की बात की जा रही थी, है ना। उस समय मॉर्ले मिंटो, इस समय लॉर्ड मिंटो 2 थे। जो लॉर्ड मिंटो 1 है ना, उनका टेन्योर क्या था, लॉर्ड मिंटो 1 का टेन्योर क्या था, लॉर्ड मिंटो 1 का टेन्योर था 1807 से लेके 1813 तक। जो इंपॉर्टेंट को हमको बिल्कुल याद रखना है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मिंटो। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, 1, 2 तो गलत है, 1, 3, 4 आंसर जाएगा 20 का सी। एंड देन 21 है, लास्ट क्वेश्चन है, इम्पीचमेंट प्रोसेस वाज मूव्ड अगेंस्ट विच ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। किस गवर्नर जनरल के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस पहली बार मूव किया गया था, वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ, है ना। 1785 में इम्पीचमेंट प्रोसेस मूव किया गया, जिसकी वजह से इनको क्या देना पड़ा, रिजिग्नेशन देना पड़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास कवर होता है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री भाई। हर टॉपिक कवर हुआ है, हर चीज़ कवर हुआ है, कोई चीज़ मिस नहीं हुआ, डिटेल में कवर हुआ है, एकदम बेसिक चीज़ नहीं, एकदम बेसिक से लेके बहुत ज़्यादा एडवांस तक।